Subscribe Topper Vicini Academy। इस भाग में हम समझेंगे कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ, किस प्रकार से अफगानिस्तान कब्रिस्तान के क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है, तालिबान के उद्देश्य क्या हैं, शरीयत क्यों लागू करना चाहता है, तालिबान के जन्मदाता कौन है, ऐसे पहलुओं को इस भाग में हम समझेंगे। लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इधर चाइना। वास्तव में देखें तो 6 देशों से घिरा है, यानी भारत से जो सीमा सटी है वो पाकिस्तान के भाग यानी पीओके में आता है, और अगर इधर देखें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से अमूर दरिया नामक ये नदी बह रही है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जो सीमा बनाती है इन देशों और अफगानिस्तान के बीच में। और इधर हिंदू कुश पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें पांजीर, काबुल, बामियान जैसे मजार शरीफ इत्यादि क्षेत्रों को लेता हुआ दुर्गम क्षेत्र बना रहा है। जहां इसके पश्चिम में देखेंगे ईरान सिया क्षेत्र है। 1991 के पूर्व ये क्षेत्र यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के क्षेत्र में आता था, यानी सोवियत संघ के विघटन के पहले तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सोवियत संघ का भाग था। वहीं पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे के पहले ये ब्रिटिश हुकूमत यहाँ थी, यानी एक ब्रिटिश हुकूमत और एक यूएसएसआर के बीच का वर्चस्व की लड़ाई का क्षेत्र यहाँ था अफगानिस्तान, यानी दो महाशक्तियों के बीच हमेशा पिसता रहा। इसके फ्लैशबैक में जाने के पहले हम तालिबान के शब्द को समझें। तालिबान वास्तव में पश्तो शब्द से बना हुआ, यानी पश्तो भाषा का से लिया गया है, और इसका अर्थ है ज्ञानार्थी छात्र। अब ये किस प्रकार के ज्ञान रखे हैं इससे आप भली भांति परिचित हैं। बम बनाना, हत्या करना, कट्टरपंथ इत्यादि से ज्ञान से परिपूर्ण है। वास्तव में इस जब संगठन का उदय हुआ और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों के छात्रों से मिलकर बना एक समूह था। सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन की नींव है ये, यानी सुन्नी के विचारधाराओं को लागू करना। इसकी शुरुआत जो थी ये कांधार के क्षेत्र में यानी दक्षिण अफगानिस्तान क्षेत्र में 1994 में हुआ। चूंकि पाकिस्तान से सटे होने के कारण निश्चित ही पाकिस्तान का सपोर्ट इसे मिलता रहा, तभी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मदरसों से बना। और पाकिस्तान के साथ देने के साथ साथ यूएई, सऊदी अरब इत्यादि देशों ने भी इसका साथ दिया, जिसके कारण इसको फलने फूलने में और एक महादानव के रूप में उदय होने को पूरा मौका मिला। देवबंदी विचारधारा से ओतप्रोत ये आंदोलन किस प्रकार से सफल रहा और इसका उदय क्यों हुआ, इसको समझें तो ब्रिटिश हुकूमत रही भारत और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में, यानी डुरंड लाइन 1893 में ये सीमा रेखा ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के बीच में बनने के पूर्व आप देखिए तो 3 ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफगान युद्ध हुए। इसमें 1838 से 1840, 1878 से 1880, 1919 में भी युद्ध, थर्ड अफगान और ब्रिटिश वार हुआ। इसके साथ ही 19 अगस्त को 1919 को समझौता हुआ, जिसको कहते हैं रावलपिंडी समझौता। रावलपिंडी समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते ने एक स्वतंत्र अफगानिस्तान देश का जन्म दिया। अलग अलग हुकूमतों के शासन में एक दौर ऐसा भी आया जो 1933 से 73 के बीच का,
1933 से 73 का बीच महिलाओं के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम काल यानी यहां जो शासन था जाहिर शाह का शासन, जाहिर शाह का शासन। ये जाहिर शाह बड़े उदारवादी थे और महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, जिसके कारण ये स्वर्णिम युग रहा। महिलाओं को घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। यहाँ आप देखेंगे कि महिलाएं स्कर्ट पर भी देखी जाती हैं, शिक्षा में भी, स्कूलों में भी, शासन में भागीदारी, क्लबों में जाना, हर तरह की आज़ादी थी। और उस समय के दौर में मैं जैसा कि कहता आया हूँ कि भारत की भी कई स्थितियों से बेहतर वहाँ की महिलाओं की स्थिति हो गई थी, क्योंकि 26 वर्ष पूर्व ही 1947 से, यानी 26 वर्ष पूर्व 1919 में ही इसे आज़ादी मिल गई। ऐसे समय में जाहिर शाह के शासन के अंत के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता अस्थिर होने लगी। अब यहां से अफगानिस्तान का काला अध्याय प्रारंभ हो गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अस्थिरता का दौर वर्तमान तक जारी है। अब ये जाहिर शाह की शासन के बाद उनके जीजा, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, अस्थिरता बनी रही। इस दौर में भारत भी स्वतंत्र हो चुका था और भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों का उदय हो गया था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान उदय कर चुका था। 1917 में रूसी क्रांति आई। रूसी क्रांति होने के बाद यूएसएसआर, यूके, यूनाइटेड किंगडम का मित्र नहीं रहा। अब यहां से असली तालिबान के उदय की कहानी की पृष्ठभूमि बनती है। अब देखिए, यूएसएसआर मित्र नहीं है, यानी यूएसएसआर में कम्युनिस्ट की सत्ता बनती है। वो हर जगह अपने सीमाओं के सटे हुए या अन्य क्षेत्रों में अपने कम्युनिस्ट की सरकार को सहायता प्रदान करती है। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिलने के बाद भारत निर्गुट देश का सदस्य था, यानी निर्गुट, न अमेरिका न यूएसएसआर के खेमे में गया। आप जानते हैं कि कोल्ड वार यानी शीत युद्ध, कोल्ड वार में दो ध्रुव थे, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। अब यहां ध्यान दीजिए कि यूएसए के पक्ष में यूके और इसके ही पक्ष में पाकिस्तान था। यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टियों के सपोर्ट करती रही। अब पाकिस्तान यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये ब्रिटेन के सपोर्ट में है, यूएसए के गुट में है, तो और ये कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर हैं। जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के यहां सत्ता हासिल करने के बाद 73 के बाद आप देखेंगे इस क्षेत्र में अस्थिरता आ गई। यहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर, सोवियत संघ, अपना सपोर्ट करने लगा। सोवियत संघ सपोर्ट करने के साथ ही काबुल में नाजी उल्लाह की सरकार चलती रही और 1991 सोवियत संघ के विघटन के पूर्व, यानी आप देखेंगे तो 1979 से ये एंट्री करता है, यानी 79-80 के वर्ष में सोवियत संघ यहाँ एंट्री मारता है इस सरकार को सपोर्ट करने के लिए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो बनी है अपने सपोर्ट से चलाने के लिए। ऐसे में तालिबान का आना किस तरीके से दिख रहा है, इसकी पृष्ठभूमि पहले देखें। 80 से 10 साल युद्ध चलती रही। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है नाजी उल्लाह जी की। नाजी उल्लाह जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चला रहे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो यूएसएसआर इनको सपोर्ट कर रहा है
और इसका विरोधी अमेरिका है। यहाँ पर यूएसएसआर का फुल सपोर्ट है। ये लगातार सपोर्ट करती रही और सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध होता रहा। सोवियत संघ ने अपनी सेना 1989 में वापस बुला ली, यानी 1980 से लेकर 89 और लगभग ये 79 के आसपास आ चुकी थी, यानी 10 वर्ष रहने के बाद ये वापस हो गई, क्योंकि उसी समय यूएसएसआर में भी उथल पुथल रहा। और आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ टूट गया। 1980 में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान की भूमि पर अपनी सेना उतारता है, इसको रोकने के लिए सीधे युद्ध अमेरिका नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति में 1980 में सोवियत संघ ने को रोकने के लिए वहां के लोकल मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन क्या होते हैं कि धम्मी लोग होते हैं, यानी जो अधर्मी लोग हैं, धर्म की राह पे नहीं चलते हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनको धर्म पे के रास्ते पर लाना, ऐसा उनका उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है, लोकल मुजाहिदीनों को अमेरिका ने और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग और उनको हथियार उपलब्ध कराया, यानी इनके वरदान से, अमेरिका और पाकिस्तान के वरदान से ये तालिबान की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यही मुजाहिदीन को तब सपोर्ट करना अमेरिका ने बंद कर दिया जब सोवियत संघ ने अपनी सेना बुला ली, और ऐसे भस्मासुर को वरदान देकर अमेरिका ने खुद अपने लिए गहरी खाई खोद दी। यानी आप देखेंगे कि हथियार, ट्रेनिंग इत्यादि देने के बाद जब उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई तो उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। बाद में वही भस्मासुर 9/11 की घटना को अंजाम दिया और उनके सपोर्ट, यानी तालिबान के सपोर्ट से लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया। यही तालिबान ने भारत के कांधार अपहरण यानी हाईजैक को भी अंजाम दिया। बामियान के बौद्ध की मूर्ति को भी तोड़ा। मलाला यूसुफजई, जिन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन पे जानलेवा हमला करवाया। ऐसे तमाम केसेस हैं जिनको आप देखेंगे कि तालिबान ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया। इतने युद्धों के बाद भी यहाँ स्थिरता, कोई भी राजनीतिक सत्ता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लोलूप हो या राजनीतिक हस्तक्षेप, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण वहाँ पर जो लोकल है नेता, वो न तो उभर के आए न तो स्थिर सरकार बना पाए। तो देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि अभी वर्तमान स्थिति ये है, पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस बन रहा है, जो कि तालिबान ने आज तक कभी भी अपना अधिकार नहीं जमा पाया। जब उनकी सरकार काबुल में थी तब भी और वर्तमान में भी पंजशीर से ही तालिबान का विरोध हो रहा है। उसके पहले कि ये जाने कि पंजशीर की स्थिति कैसी है। हिंदू कुश पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए पंजशीर कहते हैं इसको। ये दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर अधिकार करना, आक्रमण करना बहुत ही कठिन क्षेत्र है। यहाँ पर पंजशीर की कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि 1996 की बात है, जब काबुल को तालिबानों ने घेर लिया। रक्षा मंत्री थे मोहम्मद शाह मसूद। मोहम्मद शाह मसूद ने तालिबान से बात करने का प्रयास किया। बातचीत असफल होने के बाद मोहम्मद शाह मसूद पंजशीर में चले गए। वहाँ उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बनाया। नॉर्दर्न अलायंस में सभी लोगों के समूह को इकट्ठा किया और इनका विरोध किया। कभी भी तालिबान का अधिकार नहीं होने दिया। इनकी जो नॉर्दर्न अलायंस बनी, इनको
उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत जैसे देशों का सपोर्ट मिला। अब ये उस समय की बात है, अगर वर्तमान में देखें तो वो कहानी फिर से इतिहास दोहरा रहा है। अगर 2021 में देखें तो मोहम्मद शाह मसूद, जिनकी हत्या 9 दिसंबर 2001 को कर दी गई थी, अब उन्हीं के पुत्र हैं मोहम्मद मसूद। उन्होंने फिर से नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया, जिसका अस्तित्व तालिबान के यहाँ से हटने के बाद समाप्त हो गया था। अब फिर से नॉर्दर्न अलायंस 2 के नाम से वहाँ गठन किया। इसी में अगर पंजशीर की बात करें तो पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह जो गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे और अब्दुल रशीद दोस्तम जो उपराष्ट्रपति रहे 2014 से सन 2000 तक, इन सभी को इकट्ठा करते हुए नॉर्दर्न अलायंस 2 का निर्माण हो रहा है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिल रहा है और वो तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। इस प्रकार ये देखना होगा कि अभी पंजशीर में बन रहे नॉर्दर्न अलायंस बातचीत के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से तालिबान की सत्ता का विरोध करती है अभी, क्योंकि पिक्चर बाकी है। ये अफगानिस्तान में तालिबान शरिया यानी शरीयत को लागू करना चाहता है। शरिया कानून क्या है? शरिया का मतलब ये होता है, शरीयत पानी का स्पष्ट रूप। ये शरीयत वास्तव में ऐसा कानून है जो कुरान और फतवा के सामूहिकरण से बना हुआ है। इसमें 2 भाग होते हैं इस शरीयत में, एक हद होता है, एक तंजीर। और ये तंजीर और हद में बटे हुए होने के कारण कानूनों में भी 2 तरीके से न्याय होता है। हद में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किस दंड के लिए क्या है। जैसे चोरी करने वालों के लिए हाथ काट दिया जाता है, व्यभिचार यानी बलात्कारी को पत्थर मारकर उसकी हत्या करने का आदेश इसमें दिया गया है। तंजीर में न्याय करने वाले के विवेक यानी बुद्धि विवेक के हिसाब से तय होगा कि वो क्या चाहता है। अब देखिए जो हद है, इसी में कुछ विषय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन किया जाए, इस्लाम को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाते हैं तो यहाँ पर उसे मौत की सज़ा दे दी जानी चाहिए। और कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक युग में इसको कठोरता से पालन करना उचित नहीं होगा, ये अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। शरीयत 4 तरीके के सुन्नी में बटा हुआ है, एक तरीका शिया में। तो वास्तव में आपने देखा कि जो सुन्नी की कठोरता से लागू करना ये तालिबान का उद्देश्य है। वहीं पंजशीर में आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो शिया इत्यादि सभी इस्लाम के कई अनुयायियों इत्यादि को लेकर चलता है। तो ये ज़्यादा उदारवादी है और तालिबान अपनी कठोरता नियमों को लागू करने के कारण ये पाषाणकालीन समाज में ले जा रहा है इस समाज को। आधुनिकता से कोसों दूर अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की होड़ जो तालिबान में दिख रही है, इससे अफगानिस्तान का बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इतने सरल शब्दों में मैंने समझाने का इसे प्रयास किया। आगे भी इसी तरह नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.